ये सर याद है, सब याद करके आए हैं सर, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, फंस जाते हैं कि अल्लाह ये क्या होगा। इसलिए सुधर जी बबुआ, मेहनत करिए। क्या होगा? फोकस और हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट का। ये ऑप्टिक्स का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं इसमें, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं हम लोग। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे इस वीडियो को देख करके कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और अगर नहीं आता है तो इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और जरूर इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, अभी तक शेयर नहीं किए तो इस वीडियो को जल्दी से ना अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी एग्जाम में 100% मार्क्स आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ना, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होगा बाबू? क्या होगा? देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऑप्शन ए होगा एंगल I बराबर एंगल R होगा। याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं, जिसमें हम लोग एक नियम में पढ़े थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बाबू? कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑफलाइन जुड़ करके और क्वेश्चन का सही से आंसर बता रहे हैं, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या होगा। तो हम क्या लगाएंगे बाबू? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा। हम प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उल्लू कहीं के गया बतियाने के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट आना है बतियाने के लिए हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी ना। कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग पर्दा पे प्राप्त करते हैं ना। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है बाबू? आभासी प्रतिबिंब कभी भी हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में टोटल हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर इस पे कमेंट करके बताइए और अपना प्रैक्टिस करिए ऑनलाइन, और बताइए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है बाबू? वाह बबुआ, कोई कह रहा है सीधा, कोई कहता है उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। सीधा, आभासी में सीधा होता है बाबू। अच्छा, भंगुआर है भरसक है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? उल्टा बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कमेंट करके आप लोग भी जवाब जरूर दीजिए। नेक्स्ट है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? याद रखिएगा, हमेशा आभासी एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है कैसा? कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना वस्तु के साइज होगा प्रतिबिंब का भी साइज उतना ही होगा, इसलिए ऑप्शन ए कहेंगे। बताइए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन होता है बबुआ? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण का भाग। याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए और फटाफट कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए। सही सही बताइए कौन सा होगा? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में समान।
आर बराबर 2f होगा। याद रखिएगा, फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। सी हो जाएगा ऑप्शन आर बराबर क्या 2f। नेक्स्ट है 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी बाबू? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या दुगनी होगा ना, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को कमेंट करके जरूर अपना जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि वीडियो देखने से फायदा तभी होगा जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस मुंहजबानी नहीं करना है, उसको कमेंट करके बताना है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर क्या बता रहे हैं। नहीं आ रहा है तो ठीक है, हम उसको समझा रहे हैं, लेकिन गलत हो या सही कमेंट जरूर करिए। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो से कितना परसेंट सीखे, कितना परसेंट आप जानते हैं। चलिए बताइए, एक अवतल दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, क्या इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बबुआ? देखिए, हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट समझिए कि किसी भी दर्पण को अगर पानी में डुबोते हैं, किसी भी दर्पण को पानी में डुबोते हैं तो उसका जो प्रकृति होती है कभी परिवर्तित नहीं होती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ना दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए डुबोने पर इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए और बताइए आंसर कि वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा, क्या होगा बाबू? देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, अत्यंत छोटा बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार क्या होगा बाबू? क्या होगा? शांत हो गए जी। क्या होगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा, छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होगा। ये सर याद है, सब याद करके आए हैं सर, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, फंस जाते हैं कि अल्लाह ये क्या होगा। इसलिए सुधर जी बबुआ, मेहनत करिए। क्या होगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए बबुआ क्या होगा? वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, आकार क्या होगा बताइए। देखिए, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? वक्रता केंद्र पर बराबर तथा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार क्या होगा बताइए बाबू। देखिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या होगा। बिना कमेंट किए अगर आप इस
प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट का फायदा कब होता है? जब आप क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन देख करके कमेंट करते हैं। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये परफेक्ट बनिएगा जब आप क्वेश्चन को देख करके कमेंट करिएगा। तब जब कमेंट करिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये आप भूल जाइएगा कि आ रहा है कि नहीं, गलत होगा कि सही। आप पहले कमेंट करना सीखिए, अपने आप पता चल जाएगा कि सही क्या है कि गलत क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तु को जब फोकस पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? याद रखिएगा, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कैसा बनेगा? अत्यंत बड़ा बनेगा ना। कहाँ पे बनेगा? अनंत पर बनेगा, अत्यंत बड़ा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए पूजा। वस्तु को जब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और आकार होगा। कहाँ होगा बाबू? दर्पण के ना पीछे बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा और ये सीधा बनेगा। यही एक ऐसा केस है जिसमें जो दर्पण जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। बाबू पीछे वाला लाइट ऑफ कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? यही एक ऐसा केस है जो दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू बोर्ड पे देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा दर्पण समीकरण का सूत्र है? क्या होगा बाबू? हाँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का समीकरण है। अगर ये प्लस के जगह पे बाबू अगर माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? लेंस का सूत्र हो जाएगा। याद रखिएगा, प्लस के जगह पे अगर माइनस कर देंगे तो लेंस का सूत्र हो जाएगा ना। है, देखिए ये वाला जो है ना, ये लेंस का सूत्र है ना। और ये जो है वो दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। तो कहाँ प्रूफ नहीं कट है? हाँ तब फिर भूल गए हैं। वाह बबुआ, वो कहाँ? देखिए 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना बाबू। 1/v निकालने के लिए 1/f माइनस 1/ क्या करेंगे? u। 1/f इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या दिया है तो 1/10 ना होगा और माइनस 1/u कितना दिया है? 15। कितना हो जाएगा? 1/15 ना। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 30 ना हो जाएगा? 10 तिहाई 30 माइनस 15 दूना 30, ये हो जाए 1/30 ना। तो क्या हो जाएगा बबुआ? -30। 30 ना होगा, 30 सेंटीमीटर ना होगा। देखिए 1 मिनट। हाँ फोकस दूरी है ना, तो बबुआ ये माइनस, ये चिन्ह परिपाटी, ये तो प्लस किए ही नहीं ना। ये प्लस माइनस, ये -1/30, यानी कि ये -30 होगा। चिन्ह परिपाटी हमको यूज करना है ना। याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी में हमेशा जो होता है वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। प्रतिबिंब ये आपका फोकस दूरी भी हमेशा नेगेटिव होती है। दोनों का नेगेटिव रखेंगे तो हमारा -1/30 आ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर।
चलिए नीचे वाला क्वेश्चन क्या बाबू है? 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेमी की दूरी पर मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बाबू 24 सेमी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की दूरी। तो पुनः ऐसी इसी की तरह बना लेते हैं 1/f माइनस 1/u और 1/f की जगह पर ये 12 हो जाएगा, -12 करते हैं और माइनस माइनस प्लस 1/3 करते हैं। एलसीएम 12 होगा ना, ये 12 माइनस 1 3 चौका 12, ये हो जाएगा 3/12, 3 चौका 12, 1/4 यानी कि भी बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर दिया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। बबुआ देखिए कोई भी न्यूमेरिकल हो आप उसको बना करके इस तरह से करिएगा, कभी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और नए व्यूअर होंगे तो हमारे जो भी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जरूर जा करके देखिएगा। क्रैश कोर्स का वीडियो अभी तक का जितना भी वीडियो है सारे चैप्टर वाइज हम आपको क्रैश कोर्स करवाए हुए हैं। आप एक एक वीडियो को देख करके रिवीजन कर लीजिए, 10 दिन के अंदर सारा वीडियो को देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिएगा और उसी से आपके एग्जाम में आएगा। याद रखिएगा, पढ़े होंगे लेकिन पढ़ाई अलग चीज़ होता है, रिविजन अलग चीज़ होता है, प्रैक्टिस अलग चीज़ होता है। तो पढ़ाई करने के बाद ये प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं और प्रैक्टिस जब करिएगा तब आपके दिमाग में हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। इसलिए कमेंट करके जवाब देते रहिए। बताइए 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर क्या कह रहा बबुआ? 1/v = 1/f माइनस 1/u करेंगे ना। प्रतिबिंब की दूरी f हो गया, फोकस दूरी f, ये v हो जाएगा। ये प्रतिबिंब की जो दूरी है आपका 1/v हो गया और फोकस दूरी f और ये वस्तु की दूरी। तो कह रहा है 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होता है, 15 कर लेते हैं बबुआ। और ध्रुव से 20 सेमी और ये -20 सेमी। याद रखिएगा ये हमेशा जो होती है ना, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बबुआ? एलसीएम 60 हो जाएगा ना। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, ये 4 3 7 बटा में 60, इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा? 60 बटे में 7, 7 8 56 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। क्या ना कौन सा ऑप्शन है बाबू? ए ऑप्शन। याद रखिएगा हमारा ऑप्शन ए होगा। बिना न्यूमेरिकल बनाए आप कोई ऑप्शन मत करिए, बहुत इजी होता है, फॉर्मूला आपको याद है तो फटाफट बना सकते हैं। चलिए बताइए रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है बाबू? ए होगा ना। प्रतिबिंब का आकार बटा में वस्तु का आकार होता है। याद रखिएगा प्रतिबिंब का आकार बटा में वस्तु का आकार, ये होता है आवर्धन का सूत्र होता है। नेक्स्ट बताइए इनमें से कौन सा रेखीय आवर्धन का सूत्र नहीं है? इनमें से कौन सा रेखीय आवर्धन का सूत्र नहीं है? कौन सा सूत्र नहीं है? देखिए बाबू आपको बताना चाहेंगे कि रेखीय आवर्धन का सूत्र m बराबर I/O भी होता है। रेखीय आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u भी होता है, c भी होता है, f -v/f भी होता है। लेकिन ये नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए नन ऑफ दीज करेंगे। ये सब होता है ना। हाँ तो सब होता है तो नहीं है तो ऑप्शन में डी करेंगे। बात समझ में आया? इसीलिए बबुआ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के टाइम में आप हमेशा इसको कमेंट करके जवाब देते रहिए, पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितना बढ़िया है। बताइए 25 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? धनात्मक आवर्धन का अर्थ क्या होता है? बताइए क्या होगा बाबू? प्रतिबिंब एवं वस्तु दोनों सीधे होंगे कि प्रतिबिंब एवं वस्तु दोनों उल्टे होंगे? कौन सा ऑप्शन होगा?
ध्यान से समझिए, धनात्मक आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब भी सीधा हो और वस्तु भी सीधा हो। कौन सा ऑप्शन दिया है? प्रतिबिंब एवं वस्तु दोनों सीधे होंगे तभी हमारा आवर्धन जो होगा वो धनात्मक होगा। याद रखिएगा, प्रतिबिंब उल्टा हो सकता है ना, प्रतिबिंब सीधा हो सकता है, लेकिन वस्तु हमेशा हमेशा सीधा होता है। वस्तु क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, वस्तु कभी उल्टा नहीं होता है। नेक्स्ट, ऋणात्मक आवर्धन का क्या अर्थ होता है? प्रतिबिंब एवं वस्तु दोनों उल्टे होते हैं, कभी नहीं होगा। प्रतिबिंब उल्टा एवं वस्तु सीधा। याद रखिएगा, वस्तु हमेशा सीधा होता है और इसका प्रतिबिंब उल्टा होता है। पूजा सुधर जाइए, पढ़ लीजिए ना। यहाँ कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। समतल दर्पण की स्थिति होती है, कौन सा होगा ऑप्शन? याद रखिएगा बबुआ, ये प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार दोनों बराबर होते हैं समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होता है? दोनों बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कमेंट करिए, बोलिए, जो बोलेगा वही सफलता प्राप्त करेगा, जो नहीं बोलेगा वो गूंगा हो जाएगा, सफल कभी नहीं हो पाएगा। कमेंट करिए, कमेंट करिए, बोलिए, नहीं बोलिएगा। ना, कोरोना नहीं आ रहा है, मास्क हटा दीजिए और बोलिए, आवाज़ साफ निकले, टन टन। अरे कोरोना फोरोना कुछ नहीं होगा, आप लोग से तो ज़्यादा, आप लोग से कोई ज़्यादा कोरोना होगा जी। सबसे बड़ा तो कोरोना आप ही लोग हैं। चलिए बाबू, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र बताइए, क्या होगा? n बराबर c/v। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर c/v। ऑप्शन क्लिक करते रहिए, कमेंट करिए, बताइए स्नेल के अपवर्तन का नियम क्या होता है? कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, बी। n बराबर होता है sin i sin r। कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, और इस n बराबर साइन आर मार करके फट सन ये तो गलत हो गया। ऐसे ही एग्जाम में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। जब प्रैक्टिस करते हैं तो यही गलतियां आपको सुधारने का मौका मिलती है। जब प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कमेंट करिए, गलत हो या सही, और उसके बाद आंसर हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। चलिए 29 हो गया बबुआ, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बबुआ, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अपवर्तन में प्रकाश का मान में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा, प्रकाश के जब अपवर्तन किया जाता है, अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब उसके तरंगधार्य में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति में नहीं। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बात समझ में आया? कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निर्भर करता है, बताइए। ध्यान से समझिएगा कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम की प्रकृति तथा अवस्था पर निर्भर करता है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। इसलिए हम कहेंगे कि सभी होगा, क्योंकि देखिए अलग अलग रंग के लिए अलग अलग प्रकाश का अपवर्तनांक होगा ना, अलग अलग ताप के लिए हमारा अपवर्तनांक का मान अलग अलग होगा, अलग अलग माध्यम और भौतिक अवस्था होगा तो उसका अपवर्तनांक अलग होगा। याद रखिएगा, इसलिए हम डी ऑप्शन करेंगे सभी। निरपेक्ष अपवर्तनांक n का मान वायु या निर्वात के लिए कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु या निर्वात के लिए 1 होता है। बात समझ में आ रहा बबुआ? हाँ, हीरा
वाह वाह, आवाज़ जब निकलता है तो बहुत तेजी से हुआ निकलेगा सर। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। देखिए जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है कभी ना कभी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में रखिए कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि कभी फ्यूचर में अगर आप 12 के बाद भी कंपटीशन के एग्जाम में देना चाहते होंगे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, तो ये सभी क्वेश्चन आपको उस एग्जाम में काम करेगा। इसलिए ये आप वीडियो इसलिए मत देखिए क्योंकि क्लास 12 के लिए सफलता प्राप्त करनी है। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि फ्यूचर में कभी भी कोई भी आप कंपटीशन के तैयारी कर रहे हो और जाइए एग्जाम देने, तो उसके हर एग्जाम में ये सब आपको क्वेश्चन काम करेंगे। बताइए क्या होगा ये क्वेश्चन? यदि पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तो वायु का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, क्या होगा? बी होगा। चलिए याद रखिएगा, 3/4 उलट जाता है। अपवर्तनांक जो होता है, अगर हम पानी में से वायु में जाते हैं और वायु से पुनः पानी में जाते हैं तो अपवर्तनांक को उलट देते हैं, 3/4 होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रकाश के। चलिए देखिए, हमारे जो बच्चे जो बैठ करके ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेहनत करके आते हैं, याद करके आते हैं और यहाँ पे फटाफट बता देते हैं। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन, आप भी मेहनत करके इसी तरह से कमेंट करते रहिए कि सर ये होता है वो होता है। हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और अपना हर जो भी क्वेश्चन देखते हैं उसका फीडबैक जरूर बताइएगा कि आप क्वेश्चन से जो सीखे हैं या इस वीडियो से सीखे हैं, आपको ये वीडियो देखने से कितना फ़ायदा हुआ, क्या आपको और इस तरह का वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। चलिए, तारों का टिमटिमाना जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूजा हाँ, हीरे का चमकना किसके कारण होता है? प्रकाश के। और भी बाप रे बाप, इतना चिल्लाइएगा। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है हीरा चमकता है। याद रखिएगा, हीरा चमकने का मेन कारण किसके कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है बबुआ? याद रखिएगा, हाँ, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ना प्रकाशिक तंतु काम करता है। प्रकाशिक तंतु को इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर जो आजकल के डेट में देखते होंगे, जो 4G हम लोग को मिल रहा है, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर वाले जो तार के थ्रू हमारे पास ये वाईफाई कनेक्शन पहुंच रहा है। याद रखिएगा, इस वाईफाई में जो लगा रहता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये होता है। एक माध्यम के लिए वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री प्राप्त होता है, तो उस माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? देखिए बबुआ, होता है n = 1/sin ना, और 1/sin 45 का मान क्या होता है बबुआ? 1/√2 होता है। ये ऊपर जाएगा तो √2 और √2 का मान 1.414 होता है। याद रखिएगा, √2 का मान 1.414 होता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इस वीडियो से जो भी आप सीख रहे हैं उसका फीडबैक आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आप कितना % सीख पा रहे हैं, हमारा मेहनत आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है। कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक का हमारा बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप कमेंट क्या कर रहे हैं। चलिए बताइए, आभासी तथा वास्तविक गहराई में संबंध क्या होता है बबुआ? ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, NW का मतलब होता है कि
जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ना, तो हम कहेंगे कि वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई। और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन बता कर जाइए कि डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाँ, देखिए कि कोई भी वस्तु जो होता है, कोई भी वस्तु जो होता है अगर पानी में डूबा हुआ है तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किए हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी लाभ हुई होगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, इस चैनल के लिए नया व्यूअर होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग इसी तरह से हर चैप्टर का हम लोग टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे क्रैश कोर्स के रूप में A to Z। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और हाँ, अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो को जरूर देखिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।